दोस्तों, काफ़ी लंबी गैर हाजिरी के बाद मैं आज आपके बीच में हूँ। पिछले हफ्ते मेरे दो बहुत करीबी दोस्त इस दुनिया से चले गए। वो शेर है कि जो बादाकश थे पुराने वो उठते जाते हैं, जो बादाकश थे पुराने वो उठते जाते हैं, कहीं से आब बकाए दवाम दे साकी। एक सैयद सगीर अहमद साहब जो कदीम ज़माने के वफ़ादार इंसान थे। सोशलिस्ट पार्टी से उनका गहरा ताल्लुक़ था। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर फरीदी, मधुलिमई, मधु दंडवते, इन सब लोगों से उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ था। इंसान थे, उनकी खिदमत से ज़्यादा लोग वाकिफ़ नहीं। दूसरे, इस मुल्क के रवायती परंपरागत राजपूत जसवंत सिंह जी थे, जिनका ताल्लुक़ बीजेपी से था। शुरू से आखिर तक वो बीजेपी में रहे, बाद में निकाल दिए गए थे। कितने अजीम इंसान थे कि मुझे याद आता है कि जब गुलाम महमूद बनातवाला साहब मुसलमानों से मुताल्लिक़ कोई रेजोल्यूशन प्रस्ताव या प्राइवेट मेंबर पेश करना चाहते थे, तो विजय गोयल पहली एतराज़ लगा देते थे। और जाहिर है कि स्पीकर जब किसी पेश करता मूव पर एतराज़ हो गया तो लोकसभा इसका फैसला करती है कि ये पेश किया जाए कि न किया जाए। तो अक्सर गुलाम महमूद बनातवाला आते थे, इसलिए कि बीजेपी के मेंबरान की तादाद ज़्यादा थी और उनके सिर्फ 2 मेंबरान थे। कांग्रेस कभी उनका साथ नहीं देती थी। तो मुझसे उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये भाजपा वाले आपको ज़्यादा मानते हैं, तो ज़रा बात कर लीजिए कि विजय गोयल तो न रोकें। तो मैंने जसवंत सिंह से बात की। विजय गोयल हाउस में मौजूद थे और जसवंत सिंह ने उनको फ़ौरन बुलाया और ये कहा कि क्या प्राइवेट मेंबर बिल कभी कोई कानून बना है इतिहास में? तो उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा क्यों बनातवाला को तुम रोकते हो? कोई हील हुज्जत किए बगैर उसने कहा कि इलियास भाई, अरे आप मुझी से कह देते, आपका कहना भी मेरे लिए हुक्म के बराबर था, लेकिन अब तो हुक्म हो गया। और उसके बाद फिर बनातवाला साहब के मामलात पेश होते रहे। जब उनकी मशहूर ज़माना किताब आई जिसमें उन्होंने नेहरू को मुल्क की तकसीम का ज़िम्मेदार करार दिया, और किताब अंग्रेज़ी में थी, सारे हवाले उसमें थे, उसके बावजूद आरएसएस ने उन पर पिल पड़ी और वो सारे वहदों से मजबूर होकर बीजेपी को उन्हें हटाना पड़ा। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में उनको टिकट भी नहीं दिया गया। बाद में गोरखा समुदाय ने उनको दार्जिलिंग से लोकसभा में भेजा। जब उनकी किताब आई तो मैं एमजे खान, मोहम्मद अहमद, दिल्ली के और कई लोगों के साथ उनको मुबारकबाद देने गया। तो उन्होंने कहा कि हंस के कहा कि भाई मैं सबकी मुबारकबाद लूँगा, आज़मी साहब के बग़ैर इनकी मुबारकबाद तो मैं नहीं लूँगा। तो मैंने
पूछा कि भाई मैंने कौन सा गुनाह किया है, तो उन्होंने कहा कि साहब आप ही तो मुहर्रिख हैं इस किताब के। 15 अगस्त 1997 जब आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर 6 दिन का पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास हुआ था, तो आपकी जो तकरीर हुई थी, मैं इस वजह से उसको मान गया कि इसमें दम है कि नेहरू को आपने मादरजात नंगा करके खड़ा कर दिया और किसी कांग्रेसी ने चूं तक नहीं कसी। तो मैंने आपसे उस वक्त बात की थी, तो आपने कहा था कि ये तकरीर स्पीकर पीए संगमा के मशवरे पर हुई थी। लगता है उनके स्टाफ में कोई आदमी था और कांग्रेस ने कांग्रेसियों को हिदायत कर दी कि कुछ अब वो तुम लोग टोका टोकी मत करना। मेरा और संगमा साहब का ख्याल था कि अब ये बात हिंदुस्तानियों को मालूम हो जाना चाहिए कि मुल्क की तकसीम किसने कराई, मुस्लिम लीग ने, मिस्टर जिन्ना ने, या जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के ज़रिए। संगमा साहब ने कहा कि मैं भी एक अक़लियत का आदमी हूँ और जब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ हमेशा जीतता हूँ, शायद जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक जीतता रहूँगा। आपका कोई ठीक नहीं है कि अगली बार आप आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए कि आप जिस लाइन पर चल रहे हैं मुझको लगता है कि आपकी पार्टी भी आपको टिकट नहीं देगी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आप जब एमपी नहीं रहेंगे तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ये बात आएगी कि मुल्क की तकसीम कैसे हुई, मैं भी अक़लियत का एक फ़र्द हूँ। तो चूँकि हिदायत थी, मुझसे जसवंत सिंह जी ने बात की कि मुझे आपकी बात में दम नज़र आता है। मैंने कहा कि मैंने जानबूझकर ज़िंदगी में कभी झूठ बोला नहीं, भूल चूक से कोई झूठी बात निकल गई हो ये अलग बात है। मैं अल्लाह के सिवा ने मुझको ये खुसूसियत दी है, उसका एहसान है कि मैं उसके अलावा किसी से डरता नहीं, न मुझको इसकी परवाह है कि मैं पार्लियामेंट में कितने दिन रहूँगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो सारे मसाइल जिन पर समाज का एक बहुत बड़ा तबका सन 47 से परेशान किया जाता रहा है, वो सारे मसाइल अवाम के सामने आए, इसलिए मैंने ये तकरीर की। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि ये बहस का मौजू बने। अगर कांग्रेसी इस पर टोकते या मेरी तकरीर का जवाब देते तो इस पर मेरे ख्वाहिश के मुताबिक एक नेशनल डिबेट और राष्ट्रीय बहस इस मुद्दे पर होती और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि ख़ुद प्रधानमंत्री बार बार ये कह चुके हैं, उनके कहने की वजह से आरएसएस भी खामोश है और बीजेपी के लोग भी इस बात को मानते हैं कि मुल्क की तकसीम का असल ज़िम्मेदार जवाहरलाल नेहरू था। उसका फ़ायदा भी किसी मामले की जब तक जांच होती है तो सबसे पहले पुलिस भी ये देखती है कि इस वाक़े से, इस हादसे या इस घटना से फ़ायदा किसको पहुंचा या किसको फ़ायदा पहुंचने का इम्कान था। और नुकसान किसको पहुंचा। तो एक बच्चा कह देगा कि उस वक्त हिंदुओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल 3 चेहरे थे, मुसलमानों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान 2 चेहरे थे, डॉक्टर अंबेडकर का तकसीम के वक्त कोई रोल नहीं था, एक अहम रोल था मास्टर तारा सिंह का
जो सिखों के ऐसे लीडर थे कि जब सन 46 में खिज़र हयात हुकूमत गिरी और फिरोज़ खान नून को हुकूमत बनाने का दावत दी अंग्रेज़ ने, तो मास्टर तारा सिंह इतने बड़े लीडर थे कि लाहौर की पंजाब असम्बली हाल की सीढ़ियों पर उन्होंने अपनी कृपान निकाली, हवा में लहराई और कहा कि अब फैसला इससे होगा। और शाम तक पूरे पंजाब में आग और खून के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। मास्टर तारा सिंह उसी कैटेगरी के, उसी टक्कर के लीडर थे। ये अलग बात है कि उस दौर में वो सिखों के बजाय कांग्रेस के आलाकार बन गए थे। तो इन लोगों में फ़ायदा किसको हुआ? कायद आज़म की नस्ल में कोई है या नहीं? अगर नुस्ली वाडिया ये दावा नहीं करते कि मैं उनका नवासा हूँ, सगा नवासा हूँ, तो शायद मेरे जैसे लोगों को भी मालूम ना होता कि उनकी नस्ल में कोई है कि नहीं। लियाकत अली ख़ां की नस्ल में कौन है? जो लोग मेरी बात सुनेंगे उनमें शायद किसी को नहीं मालूम होगा कि उनकी नस्ल में कोई है या नहीं है। सरदार पटेल जो नेहरू से भी ज़्यादा अहम थे, इसलिए कि कांग्रेस पर उनका मुकम्मल कंट्रोल था। उनकी नस्ल में कौन है कौन नहीं है शायद गुजरात के कुछ पटेल लोग जानते हों, लेकिन मुल्क नहीं जानता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की चौथी पीढ़ी की ताजपोशी की बरसों से कोशिशें हो रही हैं और उनकी पांचवी पीढ़ी जो अभी दुनिया में आई नहीं है, कोई कीड़ा हो जो कल इंसान की शक्ल पैदा होते ही उसकी ताजपोशी की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। तो सारा फ़ायदा इस नाम नहाद बंटवारे का, सारा फ़ायदा सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, उनकी नस्ल और किसी हद तक उनकी बिरादरी के बड़े लोगों को पहुंचा। और सारा नुकसान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 170 करोड़ लोगों को हुआ और आज भी हो रहा है। मैं मोदी की इस बात से 100% मुत्तफिक रहा हूँ कि मुल्क के बंटवारे का के एकमात्र ज़िम्मेदार जवाहरलाल नेहरू थे और जिन्होंने 27 मई 1947 को जब कैबिनेट मिशन प्लान को मानकर मुस्लिम लीग बंटवारे की डिमांड से दस्तबरदार हो चुकी थी, अवाम ने इसलिए मान लिया कि मुस्लिम लीग ने सन 46 ही में बंटवारे की तहरीक, सन 46 के इलेक्शन में बहुत गंदी ज़बान में और इतनी ज़ोरदार तहरीक चलाई थी कि मुल्क का एक एक बच्चा उससे वाकिफ़ था। 2 महीना कैबिनेट मिशन रहा, 2 महीने में समझौता हुआ, अखबारों में छपा, अखबार लोग भूल गए और जवाहरलाल नेहरू ने एक एक बच्चे को प्राइमरी स्कूल से ये पढ़ा दिया कि मुल्क को अंग्रेज़ ने मार भगाया, अंग्रेज़ों को गांधी और नेहरू ने मार भगाया और मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया। उलमाए सू की पूरी टोली मुल्लाओं के पूरे जरगे को ख़रीद कर, उनके ईमानों को ख़रीद कर, उनसे मुसलमानों को अपनी तकरीरों में मस्जिदों के मेंबरों से कहा गया कि हमने तो अपना हिस्सा ले लिया, अब हमारा इस मुल्क में है ही क्या? ये तो नेहरू की मेहरबानी है कि नेहरू ने हमको बराबर का शहरी मान लिया, वरना हमारा इस मुल्क में है ही क्या? हमने अपना हिस्सा ले लिया। मैंने पार्लियामेंट में ये भी कहा था कि मुसलमानों की तादाद गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में 33% से कुछ कम, 1/3 से थोड़ा कम थी, लगभग 1/3 थी। लेकिन पाकिस्तान जो बना था मैं बांग्लादेश के, वो 1/6 हिस्से पर बना था।
मुसलमानों ने अपना हिस्सा लिया नहीं, बल्कि अपने हिस्से की दुगनी ज़मीन पाकिस्तान से लेकर हम भारत में आए। हमको न उसके लिए हमारे अंदर एहसास जुर्म पैदा होना चाहिए। एहसास जुर्म तो मुल्लाओं ने पैदा कर दिया था, जिसके नतीजे में एहसास कमतरी पैदा हुई थी, जिसे मरहूम कायद मिल्लत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने 8 साल की दिन रात मेहनत के बाद एहसास कमतरी और एहसास जुर्म से निकाला था। ये सारी बातें पार्लियामेंट में मैंने कही थी। जसवंत सिंह ने मुझसे उस दिन बताया सब लोगों के सामने कि मैं सरिता में सिर्फ पढ़ता था, जिससे आपकी बात की तायद होती थी। उसके अलावा सारी बातें आपकी बात के ख़िलाफ़ मेरे दिमाग में थीं। तो अकेले सरिता इतने बड़े मामले का गवाह नहीं हो सकता कि मैं आपकी बात फ़ौरन मान लेता, लेकिन आपकी बात में मुझको दम नज़र आया, और दम इस वजह से नज़र आया कि वो कांग्रेसी जो नेहरू की शान में ज़रा सा भी अगर अल्फाज सख्त हो जाएं तो पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे। वो कांग्रेसी आपने नेहरू को मादरजात नंगा करके खड़ा कर दिया भरी पार्लियामेंट में, खचाखच भरी हुई पार्लियामेंट में, लेकिन एक लफ्ज़ किसी कांग्रेसी के मुंह से नहीं निकला। सारे कांग्रेसी उसके बाद बोले, किसी ने आपकी तकरीर का जिक्र नहीं किया। ये मेरे नज़दीक एक सबूत था कि आपकी बात सही है। मैंने 1 महीना पार्लियामेंट की लाइब्रेरी छानी, उसके बाद लंदन गया, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी को छान मारा, 1 महीना लंदन में रहा। उसके बाद कराची आया, लाहौर आया, वहाँ के सारे लिटरेचर पढ़ने के बाद तो मैंने ये किताब लिखी। दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि मुल्क की तकसीम में मुस्लिम लीग, जिन्ना, लियाकत अली या कांग्रेसी मुसलमानों का भी कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि 27 मई 1947 को 1947 को जब नेहरू ने कांग्रेस से बंटवारे की करारदाद मंजूर कराई, उससे पहले माउंटबेटन की जोरू के ज़रिए वो माउंटबेटन को पटा चुका था। सरदार पटेल और गांधी जी के बग़ैर कांग्रेस से ये प्रस्ताव पास नहीं हो सकता था। गांधी जी नवाखाली में थे जब नेहरू ने सदर कांग्रेस की हैसियत से अर्जेंट मीटिंग बुलाई, वर्किंग कमेटी की, तो गांधी जी समझ गए कि नेहरू मुल्क का बंटवारा करेगा, इसलिए कि वो 2 महीने 3 महीने से ये तहरीक चला रहे थे कांग्रेसियों में कि ये साझा चलने वाला नहीं है। ख़ास तौर से जब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की 7 कैबिनेट मिनिस्ट्री में से 1 कम करके 6 मुसलमान और 1 दलित जोगिंद्रनाथ मंडल को दिया, और उसके बाद आखिरी मिनट में बंगाल असम्बली से कॉन्स्टिट्यूट असम्बली का गठन करने के लिए राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, आम चुनाव, तो मुस्लिम लीग की बंगाल में हुकूमत थी। उन्होंने बहुत चुपके से आखिरी मिनट में डॉक्टर अम्बेडकर का पर्चा दाखिल कराया। इस तरह वो राज्यसभा में पहुंचकर कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में पहुंच गए। डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में पहुंचते ही नेहरू ने बयान दिया बाकायदा कि इस तरह तो पूरा मुल्क ही पाकिस्तान बन जाएगा। उस वक्त के अखबारों की फ़ाइलें जिनके पास हों वो देख लें। और नेहरू ने ये खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया था कि ये साझा चलने वाला नहीं है। और जैसे ही सरदार पटेल को राज़ी करने में लियाकत अली के बजट के बाद, जब लियाकत अली का बजट आया, मुस्लिम लीग ने अपनी तारीख़ में कभी भी हिंदू मुसलमान को छोड़कर कभी अमीर गरीब की बात ही नहीं की थी, कभी किसान और मज़दूर की बात ही नहीं की थी। ये बातें कांग्रेस करती थी, फ्रॉड हमेशा थी। आज़ादी के पहले भी कांग्रेस फ्रॉड थी, आज़ादी के बाद हुकूमत भी उसकी बिल्कुल फ्रॉड थी, उसका सेकुलरिज्म भी फ्रॉड था।
इसलिए कि सारे कत्लेआम कांग्रेस के हाथों हुए, कांग्रेस की हुकूमतों में हुए। तो दोस्तों, उलमाए सू ने हमको बर्बाद किया। उलमाए सू ही ने एक पार्टी को मुद्दा बना दिया और 70 साल तक एक वो कौम जिसको हुकूमत करने का तजर्बा भी था, जिसके खून में था, वो इतनी लाचार और बेबस मजबूर कर दी गई। ये कांग्रेस की देन थी। हालांकि मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ कि कोई पार्टी, कोई गिरोह, कोई जात और जितने भी इंसानों को बांटने वाले ज़रिए हैं, उसका कोई एक ज़रिया कम्युनल और सेकुलर नहीं होता। आदमी कम्युनल और सेकुलर होता है। ये बात मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ। मैंने उसमें यहाँ तक कहा था कि सुरेश प्रभु कम्युनल हैं, इसलिए कम्युनल हैं कि वो उधर बैठे हैं, और शरद पवार सेकुलर हैं, वो इसलिए सेकुलर हैं कि वो दूसरी साइड में बैठे हैं। हालांकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें सुरेश प्रभु से ज़्यादा सेकुलर आदमी मुझको कोई मिला ही नहीं, जबकि वो बीजेपी के भी नहीं, शिवसेना के मेंबर उस वक्त थे। मैंने पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ कि कोई पार्टी, कोई गिरोह, और उसके सबूत में मैं आज ये कहता हूँ कि आप खुद सोचिए, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, सुषमा स्वराज, मनोहर पारीकर, सुरेश प्रभु, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जैसे लोग जिस पार्टी के बड़े लीडरों में रहे हों, उसको हराने के नाम पर हम अपना फ़ायदा मफाद सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो जसवंत सिंह से ज़्यादा, और जिनके नाम मैंने लिए हैं, 2 बार मैं पार्लियामेंट का, लोकसभा का मेंबर रहा हूँ, सारे लीडरों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मैंने जो नाम गिनाए हैं उससे ज़्यादा सेकुलर आदमी मैंने किसी पार्टी में, जो पार्टियाँ सेकुलरिज्म का गला फाड़ दावा करती हैं सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उन पार्टियों में मुझे इतने सेकुलर आदमी नहीं मिले जो नाम मैंने गिनाए हैं। हालांकि ये सब बुनियादी तौर पर, इसमें चंद लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं, लेकिन इनका ज़्यादा वक्त बीजेपी में गुज़रा है। इसलिए दोस्तों, मैं मरहूम सैयद सगीर अहमद साहब और आजहानी जसवंत सिंह को दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहना चाहता हूँ कि अब से सारे लोगों को सोचना चाहिए कि किसी पार्टी के हराने के नाम पर आपका भला कभी न पहले हुआ है, हमेशा आपका बुरा हुआ है, आगे भी आपका बुरा होता रहेगा। और आपका भला जब हो सकता है जब आप पूरी इंसानियत की फलाह के लिए, पूरे भारतीय समाज को करप्शन, समाजी नाइंसाफ़ी, अवामी दौलत की लूट घसूट, भेदभाव और इन बुराइयों से निकालने के लिए आप मैदान में आएं और एक अपनी नई क़यादत खड़ी करें जो पूरे भारतीय समाज के लिए रहमत साबित हो। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे रसूल को अल्लाह ने रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर भेजा हो तो बेशक तुम फ़िरका परस्ती करो, बेशक तुम मुसलमानों के लिए सिर्फ काम करो, लेकिन अगर तुम्हारे रसूल को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा तो आलमीन में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, सारी इंसानियत आती है। सारी इंसानियत की फलाह व बहबूद का जज्बा पैदा करके अपने अंदर लेकर, जब तक आप पूरी इंसानियत की फलाह के लिए काम नहीं करेंगे, न आपका भला होगा
न तो भारतीय समाज का कोई भला होगा। एक बार मैं फिर जसवंत सिंह और सगीर अहमद साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।